हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमारा जो कक्षा 12 का चैप्टर रासायनिक बलगतिकी चला है, जो 7 अंक का आता है, उस पे हम डिस्कस कर रहे थे। आज पार्ट 3 है। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिक्रिया की अर्ध आयु। अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें जो आपने अभिकारक ले रखे हैं, अभिकारक के आधा होने में जितना समय लगता है उसको उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। मतलब इनिशियली आपने कोई चीज़ माना आर रिएक्टेंट 100% ले रखा था या 100% था, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50%। उसको 50% होने में जितना समय लगेगा वह अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? अर्ध आयु कहलाएगी। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि जैसे हमने कहा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु, यहाँ से भी 2 नंबर का प्रश्न आता है आपके पास, ठीक है। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए क्या लिखना? अर्ध आयु किसे कहते हैं? शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु समीकरण लिखिए। या यहाँ से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, तो जैसे आपका क्या है, के क्या है? वेग स्थिरांक है। अभी हमने पढ़ा था, जैसे कल हमने स्टडी की थी कि अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए जो हमें वहाँ से मिला था, तो के बराबर क्या हो जाएगा? आर सांद्रण नॉट माइनस आर सांद्रण अपॉन टी। तो यहाँ पर क्या है, समय जो है आपका अर्ध आयु कह रहा है, तो टी हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। तो टी हाफ, और जो आपका प्रारंभिक सांद्रण आर था उसका भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इस वैल्यू को आप पुटअप कर दोगे इस समीकरण में, तो आर नॉट अपनी जगह फिट है, और जो आर आपने लिया था उसकी जगह आर नॉट आ जाए, मतलब 1 अपॉन आर नॉट आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये, ठीक हो गया। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, अपॉन जो टी था उसको टी हाफ ले लेंगे। आपको पता है भैया, ये पूरा कोई एक है, उस एक में से आधा घटा दे रहे, तो हमारे पास कितना बच रहा है? आर सांद्रण नॉट अपॉन 2 बच जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, टी हाफ बराबर आर सांद्रण अपॉन 2। और जो यहाँ पर क्या था, टी हाफ, इस टी हाफ को यहाँ ले गए, के को यहाँ ले आए, तो ये क्या हो जाए? शून्य कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु हो जाएगी। देखो एक छोटी सी लाइन लिखी है, जो टी हाफ है वो जो अभिकारक की प्रारंभ या अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। बिल्कुल भैया, आपको दिख रहा है सीधे। टी हाफ जो हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टी हाफ बराबर आर सांद्रण नॉट, इसके क्या है? डायरेक्टली समानुपाती है। और जो इसका वेग स्थिरांक है या वेग स्थिरांक के क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो किसके लिए था? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। ऐसे ही हमें प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक हो गया। तो उसके अध्ययन को हम कैसे, इसको कैसे समझेंगे? देखिए आप, यहाँ पर भी सेम है। जो हमको कल समाकलित वेग समीकरण से मिला था प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, ये हमको मिला था। यहाँ पर भी टी बराबर टी हाफ हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। टी बराबर टी हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला पोर्शन। और जो प्रारंभिक सांद्रण है उसका आधा, इस तरह से हो जाएगा भैया, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी यहाँ पर, टी की जगह टी हाफ रख लिया, और ये जो आर है इसकी जगह आर हाफ रख दिया। तो इस आर से आर कट जाएगा, ये वाला 2 क्या चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो log 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। ये पोर्शन सब सेम रहेगा। ये टी हाफ जो है यहाँ पर चले जाएगा, ये के क्या आ जाएगा? यहाँ नीचे आ जाएगा अपॉन में। तो जो log 2 की वैल्यू होती है वो log टेबल से हमने ली, तो कितनी होती है? 0.301 होती है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके पास? 2.303 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 0.693 मिल जाएगा। तो टी हाफ बराबर 0.693 आपको मिल जाएगा अपॉन के। तो ये किसके लिए हो गया? प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हो गया, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए
टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे भैया, शांद्रण पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तथा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान आर नोट पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल कहाँ कर रहा है, यहाँ आर नोट है ही नहीं तो निर्भर कहाँ से करेगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, ठीक है। एक हल्का सा यहाँ पर प्रश्न ले रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो के की वैल्यू आपको दे रखी है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए पूछ रखा है, के की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे के मान पे, तो टी हाफ आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। क्लियर हो गया नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर, ठीक है। तो बच्चों इससे क्या हो सकता है, या वो पर डेफिनेशन आएगी उससे सॉल्व करना, या इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको जो एग्जाम में आता है उसको आप सॉल्व करके जाएंगे, ठीक हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब क्या एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो ये क्या है, एक वर्ड आता है छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, झूठी, एक झूठी प्रकार की रिएक्शन है। तो अभिक्रिया, जो ये अपक्रियाएं होती हैं, यह अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया की तरह व्यवहार करती हैं। ऐसी अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो प्रथम कोटि की अपक्रियाओं की तरह व्यवहार करती हैं पर होती नहीं हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, ये एग्जाम्पल क्या है भाई, जो है एथिल एसीटेट का एग्जाम्पल लिया है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2O के साथ, ठीक हो गया। तो H2O के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है आपका, एसिटिक एसिड बन जाएगा, दूसरा आपका अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया है, ये कौन सी कोटि की अपक्रिया है, एग्जाम्पल आ जाता है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आपको दे रखा है, ये क्या है, आपकी जो सुक्रोज है, सुक्रोज का वाटर के साथ जब हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, एक ये वाला एग्जाम्पल भी आपको, ये भी क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया आपको दी गई है। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं, ये आप न्यूमेरिकल है, इनको जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है, आपके पाठ में आधारित प्रश्न है। अपक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, बिल्कुल अपक्रिया का वेग ताप पर निर्भर क्या करेगा, यहाँ से भी एक लाइन में आपको बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है, मैं उसी चीज़ पे अभी डिस्कस करूँगा। जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उस रासायनिक अपक्रिया में क्या है, ताप को अगर आप 10 डिग्री तक आप बढ़ा रहे हैं, तो वृद्धि कर रहे हैं, तो वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि होती है। पूछा जाता है किसी रासायनिक अपक्रिया के ताप को अगर 10 डिग्री तक बढ़ाया जाए तो वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। ओके क्लियर। यहीं पर मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, एक समीकरण आ रही है, आर्हीनियस समीकरण बोलते हैं, ये आपको आ जाता है 1 नंबर में। आर्हीनियस समीकरण किसे कहते हैं, अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें आ जाएगा। तो आर्हीनियस समीकरण क्या है भैया, के बराबर ए ई इसकी पावर में क्या जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिख रहा है ना आपको, ये आर्हीनियस समीकरण बिल्कुल महत्वपूर्ण समीकरण 1 नंबर में आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नंबर में ये भी पूछी जाती है, ये जो आ रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशनल एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा आप किस तरह से परिभाषित करोगे, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होगी, उस रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक हैं, ठीक है, जो अभिकारक क्या होंगे, आपस में क्या हमने पढ़ा था संगठ्यवाद, तो उस कोलिजन थ्योरी को क्या करा था, वो आपस में क्या करेंगे भैया, टक्कर करेंगे, मतलब अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को ही क्या करेंगे, सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे आपने मैच स्टिक, माचिस को देखा होगा, उसको क्या करते हैं हम, रब करते हैं उसके रफ सरफेस पे, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उस समय जो ऊर्जा मिलती है वही क्या है, आपकी सक्रियण ऊर्जा है। ठीक हो गया। 1 नंबर का आप सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको ई ए जो दिखा रखा है, एक्टिवेशनल एनर्जी, तो 1 नंबर का आता है। तो आपको इसको क्या कैसे परिभाषित करोगे, मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, और कुछ है इसमें एक चीज़ और बच गई हमारी,
उत्प्रेरक का प्रभाव, ये तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता अब सारा साहब ने ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा। तो थैंक यू टू ऑल, सभी को क्या है बहुत बहुत धन्यवाद।